नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमेशा की ही तरह कोविड अपडेट के साथ। और कोरोना की दूसरी लहर के बीच में नए मरीजों की संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो 4000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 4205 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 3,48,000 केस सामने आए हैं। अच्छी बात यह हो रही है कि जितने लोग इस महामारी से बीमार हुए हैं उससे ज्यादा ठीक होकर घर लौट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 9 मार्च के बाद पहली बार 2 दिन में एक्टिव केसेस में कमी देखने को मिली है और लगभग आधे एक्टिव केस 5 राज्यों से हैं। दीपाली नंदा और सिल्की सिंह हैं हमारे साथ पूरी अपडेट के साथ। पहले ओवरऑल एक अपडेट ले लेते हैं। दीपाली बताइए, आज के आंकड़ों की तस्वीरें क्या है पूरा अपडेट? देखिए, अगर आपको याद हो तो कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 10 से 12 दिनों की बात की जाए तो 3500 से ज्यादा मामले हम रोजाना देख रहे हैं ऐसे लोगों के जिनकी जान कोरोना की वजह से जा रही है। अब बीते 24 घंटे की बात करें तो रिकॉर्ड 4200 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई है कोरोना की वजह से। अब तक अगर ओवरऑल नंबर देखा जाए मॉर्टेलिटी के हिसाब से तो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से देश में हुई है। जितनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है उस लिहाज से भारत की अगर ग्लोबली कंडीशन सिचुएशन को देखा जाए तो चौथे नंबर पर भारत है, यानी कि चौथे नंबर का ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा मौतें कोविड से हो रही हैं देश में। इसके अलावा जो राहत की खबर है वो निश्चित तौर पर यही है कि लगातार दूसरे दिन हमने देखा है कि जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसके मुकाबले ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,48,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 3,55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 37.5 लाख के पार एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई है। हालांकि लॉकडाउन से थोड़ा फर्क जरूर दिखाई दे रहा है, खासतौर पर अगर बड़े राज्यों की बात की जाए जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजधानी दिल्ली, बिहार ये नाम शामिल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब से लॉकडाउन लगाया गया है रोजाना आ रहे मामलों में थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा राहत आप कह सकते हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी आंकड़ों में आती हुई दिखाई दी है, लेकिन जो मृत्यु का आंकड़ा है वो बढ़ना ये चिंता की बात जरूर है। सिल्की है हमारे साथ महाराष्ट्र के पूरे हाल लेकर। बताइए सिल्की, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है कोरोना की और नए केसेस कैसे हैं? क्या कुछ राहत के संकेत हैं वहां से? जी देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 40,956 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 790 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हुई हैं पूरे राज्य में। और मुंबई की अगर फिगर्स आपके साथ शेयर करूं तो 1717 जो नए केसेस हैं कोरोना के वो रिपोर्ट हुए हैं और 51 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि रिकवर होने वाले लोग मुंबई में 6000 के आसपास हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी स्थिति वैसी ही है जैसा मेरी सहयोगी दीपाली बता रही थी आपको कि रिकवर होने वाले लोग की संख्या बढ़ रही है। लेकिन अब भी समस्या ये है कि टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। 28,000 टेस्ट हुए थे पिछले 24 घंटे में, जो आंकड़ा काफी कम है। जब मिड अप्रैल की बात करें तो मिड अप्रैल में करीब 40 से ऊपर रोजाना टेस्टिंग हो रही थी, वहां 28,000 आज टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग काफी नीचे आए हैं। दूसरी जो समस्या महाराष्ट्र में है कोविड के अलावा वो है ब्लैक फंगस की, जिस के मरीज जो हैं वो कोविड से रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हो जा रहे हैं और यहाँ पर करीब 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुई हैं। इसे ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है राज्य सरकार के लिए। हालांकि सरकार ने इसके मुफ्त इलाज की भी बात कही है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन यहाँ पे आंकड़े गुजरात के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल। तो ये है पूरा अपडेट महाराष्ट्र से और ओवरऑल अपडेट आपने दीपाली से सुना। लेकिन अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के 36 शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब वहां 18 मई रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की सख्ती रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। गुजरात में इनफैक्ट अगर कोरोना के हालात देखें तो पिछले
24 घंटों में 10,990 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 118 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 24 घंटे में 15,198 लोग ठीक हुए हैं। और अब बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और देश में अब तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की वो थोड़ी सी धीमी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री इस पर राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं, बात करते हैं सिल्की और दीपाली के साथ। दीपाली, बताइए वैक्सीनेशन की स्थिति अभी क्या है? कुछ राज्यों में तो कमी देखने को मिली है वैक्सीन की, और साथ ही जो आज बैठक हो रही है वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है? देखिए, केंद्र सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि वैक्सीन की किल्लत एक तरफ है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो अभियान है इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसमें मुख्य तौर पर यही चर्चा की जा रही है कि कैसे वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जाए। खास तौर पर जिन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल हैं उसमें हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तराखंड और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जो तीसरे चरण का वैक्सीनेशन है इसका काम काफी सुस्त रफ्तार में है। तो कैसे तेजी लाई जाए पूरे वैक्सीनेशन अभियान में, और जो लोग दूसरी डोज के लिए पेंडिंग है उनके लिए उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये भी है, जिस तरह से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो इस बीच भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है अब इसका ट्रायल 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पर भी किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को ये इजाजत दे दी है कि अब वो बच्चों पर इसका ट्रायल करे। तो दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल जल्द ही शुरू होगा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का, जो कि मुख्य तौर पर बच्चों के लिए होगा। अब आखिर में अगर मैं आपको ओवरऑल नंबर बताऊं तो 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। अगर मैं तीसरे चरण की बात करूं तो 18 से 44 साल के 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगाया है। तो ये पूरा अपडेट है जो दीपाली ने आपको बताया। लेकिन अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। सिल्की, एक चीज तो हमने देखी कि अब तक तेजी से वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट रहा है, लेकिन अब वहां भी जो चाल है, जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की, वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है। क्या है पूरा अपडेट वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र से? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे तेज गति से जो महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, यहाँ पर अब तक 1,86,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन इसमें से एक बड़ा तबका जो है वो अब भी वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के लिए जद्दोजहद कर रहा है। खास तौर से जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली थी, उनके पहले डोज के बाद अब दूसरे डोज के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन के शॉट्स जो हैं वो सारे सेंटर्स पर अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से राज्य सरकार को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए जो अलॉटेड वैक्सीन थी, जो कि करीब 3 लाख के आसपास है, उन्हें 45 प्लस के लिए डाइवर्ट करना पड़ा है। और इस वजह से जो 18 से 44 साल के लिए 5 चुनिंदा सेंटर्स में, यहाँ मुंबई की बात करूं या फिर राज्य में भी अलग अलग जिलों में 5 सेंटर्स में इनका वैक्सीनेशन चल रहा था, वो वैक्सीनेशन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो कई ऐसी जगह है जहां पे 18 से 44 साल का वैक्सीनेशन रुक गया है और 45 प्लस को प्रायोरिटी पर वैक्सीनेट करने की सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी ने एक वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके एक नया सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके तहत आने वाले सोमवार से बुधवार तक 17, 18 और 19 मई को मुंबई में किसी भी सेंटर पर सीनियर सिटीजन्स जो कि 60 प्लस के हैं
डिसेबल्ड जो सिटीजन्स हैं वो, और कोवैक्सीन की दूसरे डोज जो पेंडिंग डोज है उसके जो भी लाभार्थी हैं वो कहीं भी वॉक इन करके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जी। ठीक है, शुक्रिया दीपाली और सिल्की, आप दोनों का ही वैक्सीनेशन से जुड़ी पूरी अपडेट बताने के लिए। लेकिन इस बीच वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल आज ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर हमला किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने सीधे कंपनियों को वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए थे, लेकिन अब कंपनियां दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई करने से इनकार कर रही हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र के इशारे पर ही कंपनियां वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि कोविशील्ड का स्टॉक भी 2 से 3 दिन का ही बचा है। कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। इनसे फार्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फार्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं, नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे, वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे। किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे, लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे देंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल मार्केट में जहां भी वैक्सीन उपलब्ध हो, जो भी वैक्सीन इंडिया में अप्रूव की जा सकती हो उसको अप्रूव करके इंटरनेशनल मार्केट से लेके देश में उपलब्ध कराएं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रखें कि जैसे ही वैक्सीन आए वैसे ही 3 महीने के अंदर अंदर राज्य के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो। तो एक तरफ तो कई राज्य हैं देश भर में जो कि वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ कई राज्यों ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जरूरी भी है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि तीसरी लहर में जो सबसे बड़ा शिकार होंगे वो होंगे बच्चे। तो कहीं बच्चों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बन रही है, तो कहीं अस्पताल, साथ ही बच्चों की वैक्सीन के लिए भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब तैयारियां समय रहते पूरी होंगी? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा कंज्यूमर अड्डा में 5:27 पर। अब बच्चों को बचना है। और महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन पर फौरी रोक लगी है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पर हर उम्र के लोग चले आ रहे हैं। नतीजा अफरा तफरी। मुंबई के बीकेसी में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह ने। वैक्सीन की कमी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने कल ये संकेत दिया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन स्लो किया जा सकता है, ताकि 45 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों की दूसरे डोज बाकी हैं उन्हें वो डोज दिया जा सके। इसके चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में जो 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन है उसे बंद किया गया है, लेकिन मुंबई में इस वक्त जो सेंटरों पर वैक्सीनेशन चालू है उस पर जो है सिर्फ 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ही वैक्सीनेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन लागू किया गया है, ये अलग है, और जो कम्युनिकेशन यहाँ पर किया गया है कि 18 से 44 साल के लोगों को ही आज 1000 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी। यानी जो कम्युनिकेशन गैप है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि नोटिस में कुछ और लिखा है और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन अंदर दिया गया है वैक्सीन लगाने का वो अलग है। और कोरोना संकट में एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमानी किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में मुंबई से सटे ठाणे में एक शिक्षक ने अपनी कार को एम्बुलेंस बनाया और कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा देनी शुरू करी। तो कई लोग हैं जो ऐसी भी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन देश में एक तरफ कोरोना से जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी भी हो रही है। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीती जाए, ये बड़ा सवाल है। इसी पर हम करेंगे बातचीत 5:57 पर आवाज अड्डा में। और कोविड महामारी के दौरान क्यों चरमरा गया देश का हेल्थ केयर सिस्टम? एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे की बड़ी वजह है ग्लोबल एवरेज के लिहाज से सरकार की तरफ से बजट में मामूली खर्च। देश के महानगरों और बड़े शहरों में
हेल्थ केयर पर Housing.com ने एक रियलिटी चेक किया है और इसमें सबसे बेहतर सुविधा पुणे में है, जबकि दिल्ली एनसीआर सबसे खराब है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से, हमारे साथ मौजूद में। आलोक, बताइए Housing.com के सर्वे में क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं? देखिए, जब भी कोई पेशेंट या जब भी कोई किसी की तबीयत खराब होती है तो वो बड़े शहरों की तरफ भागता है। और देश के जो बड़े शहर 8 शहर हैं, उनका रियलिटी चेक हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिहाज से जो Housing.com ने किया है, उसमें पाया है कि जो ग्लोबल एवरेज है प्रति 1000 व्यक्ति के हिसाब से जो बेड्स की अवेलेबिलिटी की, उसके लिहाज से जो पुणे है वो तो बेहतर कंडीशन में है। 3.5 बेड प्रति 1000 के लोगों से जो ग्लोबल एवरेज है उसके मुताबिक है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की स्थिति बहुत खराब है। 8 शहरों में दूसरे नंबर पर अहमदाबाद है। अहमदाबाद के बाद देखें तो तीसरे नंबर पर बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर हैं। इन सभी जगहों पर जो ग्लोबल एवरेज है उससे काफी कम बेड्स की अवेलेबिलिटी है। और इसी वजह से जो स्थिति खराब हुई है, क्योंकि सभी लोग जो कोरोना की वजह से पीड़ित हो रहे हैं वो बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में, टियर 2, टियर 3 में इलाज की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा जो बड़े शहर हैं उन पर काफी दबाव बढ़ गया है और वहां पर जो प्रति 1000 के हिसाब से जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। इस वजह से परेशानी हो रही है। साथ ही ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि किस तरह से सरकार जो है अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.5% ही हेल्थ केयर पर खर्च कर रही है, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है दुनिया के जो बड़े विकासशील देश हैं वहां पर 10 से 15% जीडीपी का खर्च होता है हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं और तमाम जो खर्च है सरकार की तरफ से वो काफी नाकाफी है। और इसके अलावा जो इलाज का खर्च है वो भी ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें तो इंडिया में काफी महंगा है। इसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं और 8 जो बड़े शहर हैं उनकी जो रैंकिंग की गई है हेल्थ केयर फैसिलिटी, एयर क्वालिटी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से, उसके मुताबिक पुणे सबसे बेहतर है। लेकिन राजधानी दिल्ली एनसीआर की स्थिति बहुत खस्ता है। ठीक है, तो शुक्रिया आलोक इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें बताने के लिए। शुक्रिया आपका। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। लौटेंगे तो आपको बताएंगे मार्केट का पूरा एक्शन आज का, और साथ ही अक्षय तृतीया के मौके पर लॉकडाउन के माहौल में ज्वेलर्स की क्या तैयारियां हैं, इस पर एक खास रिपोर्ट भी लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे मार्केट अपडेट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। एक वॉलेटाइल सेशन तो था ही, और आज के सेशन में मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा लुढ़के, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी भी हमने देखी है बनते हुए इस हफ्ते भी, और पिछले 1 महीने में देखें या फिर पिछले इस साल की शुरुआत से ही क्यों ना देखें, क्योंकि मेटल्स की सबसे ज्यादा पिटाई हुई आज के सेशन में। ऑटो और पावर यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स दबाव के साथ ही हुए हैं क्लोज। निफ्टी 154 पॉइंट गिरकर 14,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 471 पॉइंट गिरकर 48,651 पर हुआ क्लोज। फार्मा, आईटी पर भी थोड़ा दबाव था। यतिन है तमाम डिटेल्स के साथ। यतिन, आज वीकली एक्सपायरी का दिन और थोड़े दबाव के साथ ही बाजार की हुई है क्लोजिंग, क्या है की हाईलाइट्स? देखिए, आज दूसरे दिन लगातार मार्केट में गिरावट का माहौल रहा। लगभग 1% हमने आज निफ्टी और सेंसेक्स पे करेक्शन आता हुआ देखा। लार्जली अगर आप देखें तो जो ग्लोबल क्यूज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर आज मार्केट में दिखा गया। खास करके मेटल्स और आईटी स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखी गई। इनफैक्ट अगर आप ब्रॉडर इंडिसेस भी देखें, यानी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, वहां भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का माहौल। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1, यानी एक गिरने वाले शेयर के सामने बराबर एक गिरने वाला शेयर। तो ओवरऑल बेसिस पे मार्केट में थोड़ी बहुत वीकनेस। और आज हालांकि कल छुट्टी है, आज ही वीकली एक्सपायरी का माहौल था और वहां भी हमने थोड़ी बहुत बिकवाली आते हुए देखी। कौन से वो सेक्टर्स और स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था, दबाव का या फिर तेजी का? देखिए, अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ऑटो स्टॉक्स में बहुत अच्छी खरीदारी का माहौल था। टाटा मोटर्स, मारुति जैसे शेयरों में खरीदारी थी। टाइटन और पावर ग्रिड में भी हमने अच्छा खासा बाउंस आते हुए देखा। जैसे कि मैंने पहले कहा, मेटल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत वीकनेस, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी खासी गिरावट, एक सीधा वर्टिकल फॉल आता हुआ दिखाई दिया हमको टाटा स्टील में। ओवरऑल बेसिस पे इंडसइंड बैंक और एचयूएल जैसे शेयरों में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई दी। मिड कैप गेनर्स की अगर आप बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में तेजी बनती दिखती थी। लगभग 25% का इंट्राडे मूव आज हमने देखा। एचयूएल में जो मैनेजमेंट के लोग थे वो कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और इसीलिए आज वो स्टॉक में एक्साइटमेंट दिखा। इसके अलावा वेंकीज, चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर में खरीदारी का माहौल था।
ओवरऑल बेसिस पे अगर आप PSU बैंक्स देखें तो वहां खरीदारी थी। अगर सेंट्रल बैंक की बात करें, यूको, PNB, यूनियन बैंक जैसे शेयरों में खरीदारी थी। और अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग एशियन पेंट्स और वोल्टास में आती हुई देखी। इसके अलावा सारेगामा और द्वारिकेश शुगर जैसे शेयरों में भी आज रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल, लगभग 3 से 4% का कट इन्हीं सब शेयर में आते हुए दिखाई दिया। शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये था मार्केट का पूरा एक्शन। कल भारतीय बाजार बंद रहेंगे ईद के उपलक्ष्य में। शुक्रवार को मार्केट खुलेंगे, तब नई वीकली सीरीज की शुरुआत होगी। लेकिन अब बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्यादातर राज्य में ज्वेलर्स की दुकानें बंद हैं, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि कोरोना संकट की वजह से आपको वो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स नहीं मिलेंगे जो कि आमतौर पर ऑफलाइन स्टोर्स में मिलते हैं। लेकिन फिर भी क्या तैयारी है ज्वेलर्स की और कैसे घर बैठे आप क्या शॉपिंग कर सकते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलर्स के शोरूम्स अक्सर इसी तरह कस्टमर्स से गुलजार रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन के चलते ये रौनक देखने को नहीं मिलेगी। कस्टमर्स घर बैठे सुविधा मुताबिक खरीदारी कर सकें, इसके लिए देश भर में ज्यादातर ज्वेलर्स ने ऑनलाइन विकल्प खोल दिया है। दिल्ली के मशहूर PC ज्वेलर्स की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डायमंड ज्वेलरी पर फ्लैट 25% और सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस में छूट दी जा रही है। और गोल्ड कॉइन की पेमेंट ICICI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की तो 7.5% का कैशबैक भी मिलेगा। तो अभी हमने जो फोकस किया हुआ है वो ऑनलाइन सेल पे किया हुआ है। तो हमने क्या किया है कि करीब 25,000 के आसपास प्रोडक्ट्स को हमने वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है जो कि रेडीली अवेलेबल है। हमने अभी जो एक बड़ा सिंपल सा ऑफर दिया हुआ है ऑनलाइन पे, तो 25% फ्लैट डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं डायमंड ज्वेलरी पे और गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर। साथ ही गोल्ड कॉइन के ऊपर भी हम मेकिंग पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। बैंगलोर बेस्ड ज्वेलरी ब्रांड मेलोरा ने अक्षय तृतीया के मौके पर गोल्ड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस फ्लैट 30% कम कर दिए हैं। साथ ही आप घर बैठे 100% शुद्ध सोना खरीद सकें। इसके लिए हर ज्वेलरी BIS सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस कवरेज के साथ डिलीवर की जाएगी। हर प्रोडक्ट जो हम डिलीवर करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या डायमंड हो या जेमस्टोन हो या कोई भी विचेवर कॉर्नर ऑफ इंडिया, कोई भी पिन कोड से क्यों ना ऑर्डर आए, हम सारे ऑर्डर्स थ्रू हमारे जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं उनके थ्रू हम प्री इंश्योरेंस करके ही प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचता है। सो एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, इट इज ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड। ये कोई कस्टमर को मतलब बताने की जरूरत नहीं है या कस्टमर को ऑप्शन पिक करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट या एप्स पे वो डायरेक्टली इंश्योर होके ही आपके घर तक पहुंचेगा। पूरी तरह से ऑनलाइन कारोबार कर रहे फॉरएवर मार्क और ब्लू स्टोन ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर अक्षय तृतीया पर लाइट वेट ज्वेलरी की नई रेंज लॉन्च की है जो कि अफोर्डेबल कैटेगरी में आती है। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्यादातर शहरों में ज्वेलर्स ने शोरूम्स खोलने की इजाजत सरकार से मांगी थी, लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से इस मांग को पूरा नहीं किया गया। ज्वेलर्स के मुताबिक कोरोना संकट का असर उनके बिजनेस पर भी पड़ा है, लेकिन अक्षय तृतीया के मौके पर उन्हें बेहतर कारोबार की उम्मीद है। दिल्ली से दीपाली नंदा। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से